ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा फर्स्ट मेजर टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम बोले तो ये दूसरी लैंग्वेज में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स एनर्जी ना तो कभी क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, आइसोलेट हमने पढ़ा था ना सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ कांस्टेंट है। तो इसमें भी हमारे पास कोई चेंज ऑफ एनर्जी नहीं है, वो क्या रहेगी, टोटल एनर्जी हमेशा सिस्टम की क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी वो क्या बन गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम। बट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। सेकेंड, when certain amount of energy disappear, same amount of another form of energy is produced। अगर एक certain amount of energy disappear हो रही है तो उतने ही अमाउंट की दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिसअपेयर होना, एक एनर्जी डिसअपेयर हुई, उतने ही अमाउंट की दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। देन थर्ड, it is impossible to construct a pre-perpetual motion machine। प्री-perpetual मोशन मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। मीन्स वो मशीन विच प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। हम ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो वर्क तो प्रोड्यूस करे विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम ना करे पर वर्क देती रहे, विच इज नॉट पॉसिबल ना। अगर एनर्जी कंज्यूम होगी तो वर्क आएगा, कितना वर्क होएगा वो डिपेंड क्या करता है, हमने कितनी एनर्जी उसके ऊपर कंज्यूम करी। हम अपनी कितनी एनर्जी लगाएंगे तभी तो वर्क होगा ना, बिना एनर्जी लगाए तो वर्क नहीं हो सकता। तो इस तरह की मशीन बनाना क्या है, इम्पॉसिबल। यहाँ मेरे पास तीन मेजर पॉइंट आ गए। फर्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि वो क्या हो गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। सेकेंड, व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जस्ट डिसअपेयर, सेम अमाउंट ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। एक एनर्जी की फॉर्म डिसअपेयर हुई, उतने अमाउंट की एनर्जी की फॉर्म दूसरी अपेयर हो जाएगी। थर्ड, एक ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है इन विच वर्क इज प्रोड्यूस विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, वर्क तो हो पर एनर्जी कंज्यूम ना हो। डन। अब हमने क्या बात की, अभी हमने पीछे बात की थी ना, इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। इसमें हमने कहा था W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मान लो एक पूरा प्रोसेस हो रहा है जिसमें हमारे पास Q अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। दो हीट ले रहे हैं, एक Q और एक ले रहे हैं Q डैश। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, और ये Q डैश वो अमाउंट है जो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारे पास तीन केसेस ले लेते हैं। एक केस में जितनी हीट अब्सॉर्ब हो रही है उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड केस में ग्रेटर, और एक केस में लेस। तीन केसेस हमने अलग अलग ले लिए। पहला हमने क्या कहा, Q इज इक्वल टू Q डैश, सेकेंड Q इज ग्रेटर देन Q डैश, और थर्ड Q इज लेस देन Q डैश। Q वो हीट है जो अब्सॉर्ब हुई, सिस्टम ने जब वर्क किया तब अब्सॉर्ब हुई, और Q डैश वो है जो कि प्रोड्यूस हुई। डन। फर्स्ट केस में देखो, जितनी हीट अब्सॉर्ब हुई उतनी क्या होगी, प्रोड्यूस। हमने क्या किया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, जितनी वो हीट अब्सॉर्ब करेगा उतना ही वो क्या कर देगा, वर्क करेगा। डन। और जितना वर्क हुआ उतनी हीट उसने क्या कर दी, प्रोड्यूस कर दी। दूसरी फॉर्म है ना, हमने अभी सेकंड पॉइंट में क्या कहा, जितनी हीट एक फॉर्म डिसअपेयर हुई उतनी ही दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, विच इज पॉसिबल। इस केस में क्या, अब्सॉर्ब तो ज्यादा होगी, प्रोड्यूस कम होगी, तो बाकी फॉर्म कहाँ गई, विच इज नॉट पॉसिबल ना, तो ये केस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, दैट में क्या कहा, एब्सॉर्ब तो कम हुई, प्रोड्यूस ज्यादा होगी, विच इज आल्सो नॉट पॉसिबल।
तो ये दोनों पॉइंट क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। हमारे पास क्या, जितनी हीट हमने अब्सॉर्ब की उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। जितनी एक फॉर्म डिसअपेयर हुई उतनी हमारे पास दूसरी फॉर्म क्या होगी, अपेयर होगी। अब एनर्जी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc²। आइंस्टाइन ने कहा था ना एनर्जी इज इक्वल टू mc²। तो इसे हम दूसरी फॉर्म में, जैसे हमने कहा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो दूसरी फॉर्म में कैसे होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये मास भी क्या करेगी, कंजर्व करेगी, जैसे एनर्जी को कंजर्व किया। तो टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम की मास भी कांस्टेंट रहेगा और उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डन। कि हमारी क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मींस मेजर पार्ट की बात करें कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, जस्ट उसकी फॉर्म ही क्या होगी, चेंज होगी। अब इसी के लिए करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम बात कर रहे हैं बॉडी की एनर्जी की, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। हमने बात की थी ना हर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। दैट इंटरनल एनर्जी इज यू, उसे मैं U1 से डिफरेंशिएट कर रही हूँ। यह उसकी क्या, इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो स्टार्टिंग में थी, प्रोसेस स्टार्टिंग होने के बाद पहले। इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। डन। अब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कैसे इंक्रीज हो सकती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के 2 वेज हैं। आइदर तो उसको हीट सप्लाई करो, हीट सप्लाई टू सिस्टम। अगर मैं किसी को हीट सप्लाई करूंगी तो ऑब्वियस ही बात है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, इंक्रीज। और सेकंड, बाय डूइंग वर्क ऑन सिस्टम। हमने कहा ना W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर मैं उसमें वर्क करूंगी तो ऑब्वियस ही बात है हीट प्रोड्यूस होगी, यानी उसके अंदर क्या आ जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 2 तरीके हैं किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। पहली चीज, उसको मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दूं। सेकंड, उसके ऊपर कुछ वर्क कर दे। तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी बॉडी की U1 है, उसमें मैं कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट वो अब्सॉर्ब कर ले, लेट क्या उसने क्या कर ली, अब्सॉर्ब कर ली। तो अब इंटरनल एनर्जी क्या बन गई, जब उसने क्या अब्सॉर्ब किया तो ये बन गई हमारी U1 प्लस Q। U1 तो उसकी पहले से थी, Q मैंने उसको और हीट दे दी तो वो भी उसमें क्या होगी, एड अप होगी। अब मैंने क्या किया, उसके ऊपर वर्क भी कर दिया, डूइंग वर्क ऑन सिस्टम। कितना वर्क कर दिया, W वर्क ऑन सिस्टम कर दिया। तो अब न्यू इंटरनल एनर्जी बिकम क्या हो जाएगी, U1 प्लस Q। ये तो पहले से थी ना, जब मैंने हीट सप्लाई कर दी तब इतनी बन गई थी, प्लस W। तो हमारी जो फाइनल एनर्जी क्या बनी, U1 प्लस Q प्लस W। अब जैसे मैंने इनिशियल को U1 से रिप्रेजेंट किया था, तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U2। तो U2 किसके बराबर होगी, फाइनल U1 प्लस Q प्लस W। Q वो हीट जो हमने अब्सॉर्ब दिया, बॉडी को दिया, और W उसने जो उसके ऊपर वर्क किया गया। यहाँ से क्या गया, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। वट इज U2 माइनस U1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब मान लो जो बॉडी है उसने एक्सपेंशन का वर्क किया है। फॉर एक्सपेंशन अभी हमने पीछे पढ़ा था W इज इक्वल टू माइनस PdV, तो इसमें पुट कर दो, इसके बराबर आ गया। तो हम यहाँ से Q भी निकाल सकते हैं, तो Q किसके बराबर आ गया, ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। या डेल्टा U भी निकाल लिया, Q भी निकाल लिया, जो भी आपको कहा जाए आप वो निकाल सकते हो। ये तो था कंप्लीट चेंज के लिए। अगर मुझे लिखना हो फॉर स्मॉल चेंज, अब स्मॉल चेंज के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा पाथ फंक्शन है और कौन सा स्टेट फंक्शन है, ठीक है। क्या वो हमारा क्या पाथ फंक्शन, तो इसको U से कर्ली से, ये हमारा एक स्टेट फंक्शन है, तो du प्लस p वॉल्यूम इज अगेन अ स्टेट फंक्शन, दैट इज t।
तो ये आ गया फोर्थ स्मॉल चेंज। डन। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डन। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट। तीन चीजें इसमें, इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट। तो इन तीनों के नेचर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी हमारी यानी कि U, वो हमारा क्या है, एक स्टेट फंक्शन। अब देखो मैंने कहा इंटरनल एनर्जी के एक स्टेट फंक्शन, तो मुझे इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे ये एक स्टेट फंक्शन है। तो मैं क्या करती हूँ, एक पीवी डायग्राम लिया, एक पॉइंट लिया A, एक पॉइंट लिया B। डन। मुझे A से B तक जाना है, मैंने ये पाथ फॉलो किया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पाथ, नाम दे दिया उसे। और फिर B से A तक वापस आना है, दैट इज सेकंड पाथ। ठीक है। अब A को B में, A से B तक जाने में और B से A तक जाने में मैंने दो अलग अलग पाथ फॉलो किए, ये चेक करने के लिए क्या ये एक पाथ फंक्शन है। स्टेट क्या होगी, A और B, और पाथ क्या हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इसे पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मीन्स आप चाहे फर्स्ट पाथ यूज करो, सेकंड पाथ को यूज करो, कोई भी यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसे तो इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड करना है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, अगर वो पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, देन एनर्जी ऑफ पाथ 1 मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ पाथ 2। जितनी पाथ 1 की है उतनी क्या होनी चाहिए पाथ 2 की। सपोज करो मैं कहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, A से B तक जाने में उसके पास जो एनर्जी है वो क्या है, लार्ज, एज कंपेयर टू B से A तक आने में। मीन्स पाथ 1 की एनर्जी क्या है, लार्ज, एज कंपेयर टू पाथ 2। सपोज करो इक्वल नहीं है, पाथ 1 की एनर्जी क्या है, ज्यादा, एज कंपेयर टू पाथ 2। अगर पाथ 1 की एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा एनर्जी से यहां पहुंचा और कम एनर्जी से यहां वापस आया, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, यानी कुछ एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया। पर थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस ना, एनर्जी तो लॉस हो ही नहीं सकती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। अब रिवर्स करो, सपोज करो पार्ट 2 की वैल्यू ज्यादा है, 1 की वैल्यू कम है, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर 2 की ज्यादा है 1 की कम है तो उसके पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई वापस आने के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है तो ये अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो गई, एक स्टेट फंक्शन हो गई। देन क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है तो ये A और B पे डिपेंड करेगी। जैसे मैंने अभी ऊपर कहा 1 और 2, एक U1 है और एक ये हमारे पास क्या है U2। ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा, डेल्टा U किसके बराबर आ जाएगा, UB माइनस UA। B की क्या वैल्यू है, माइनस A की क्या वैल्यू है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डन। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, एक स्टेट फंक्शन। इसके साथ इंटरनल एनर्जी क्योंकि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है तो ये हमारी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर एक प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाए, मींस टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट, एट दैट केस डेल्टा U क्या हो जाएगा हमारा, 0। उस टाइम पर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, वो क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट। डन। अब हमने इंटरनल एनर्जी की बात करी, अब बात करते हैं वर्क और हीट की। सबसे पहले बात करते हैं वर्क। वर्क हमारे पास क्या है, एक पाथ फंक्शन है। ठीक है। अब हम इसे प्रूफ करना है। मैंने अभी A B 2 पॉइंट्स लिए थे कि मुझे A से B तक, मैं फिर से वही करती हूँ, एक पीवी डायग्राम बनाया, मैंने 2 पॉइंट ले लिए A और B। अब अलग अलग पाथ फॉलो करो। सपोज पहले पाथ में मैं ऐसे A से B तक जा रही हूँ, A और B पॉइंट सेम रहेंगे, स्टेट सेम रहेगी, जाने का तरीका यानी इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। एक बार मैं ऐसे गई,
और एक बार मैं ऐसे भी। मैंने 3 अलग अलग पाथ को फॉलो किया ए से बी तक जाने के लिए। तो ए से बी तक जाने के लिए मैंने 3 अलग अलग पाथ्स को फॉलो किया। अब मुझे वर्क निकालना है, कितना वर्क किया, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, W इज इक्वल टू PdV। तो इस केस में इसका जो एरिया वो इतना आ गया, इस केस में इतना एरिया आया और इस केस में इतना एरिया आ गया। डन। तीनों के केस में वर्क इक्वल नहीं है। अगर ये ए और बी पे डिपेंड करता है, तीनों केसेस में मैं ए से बी तक ही तो गई हूं। अगर ये इनिशियल और फाइनल स्टेट यानी ए पे और बी पे डिपेंड करता तो तीनों केस में वर्क क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बीच। पर यहाँ तो वर्क बराबर नहीं आया। तीनों केस में वर्क क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, क्योंकि मैंने तीनों में अलग अलग पाथ को फॉलो किया। इसका मतलब W यानी वर्क हमारे पास क्या है, एक पाथ फंक्शन। आप कौन सा पाथ यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज हीट। हीट यानी कि क्यू। अब हमने अभी पीछे निकाला था डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस W, या फिर हम कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। क्यू क्या, हीट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या, इंटरनल एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, एक पाथ फंक्शन वर्क। ये हमारे पास है स्टेट फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, पाथ फंक्शन। अब क्यू क्या होगा, तो क्यू हमारे पास है एक पाथ फंक्शन। बट किसी सर्टेन कंडीशन में यही क्यू हमारे पास स्टेट फंक्शन पड़ जाएगा, जो हम आगे बढ़ेंगे। तो एक हमारे पास स्टेट फंक्शन है, एक है पाथ फंक्शन। क्यू पे डिपेंड करता है पाथ, यानी कितनी हीट होगी वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी, कौन सा उसने पाथ फॉलो किया, ना कि उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर। ठीक है। फर्स्ट पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, क्यू और W दोनों ही स्टेट फंक्शन नहीं है, पर इनसे ऑब्टेन होने वाली इंटरनल एनर्जी एक क्या है, स्टेट फंक्शन। सेकंड, अगर किसी सिस्टम की वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, अब वर्क क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा या वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसी दोनों के केस में या तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए या वॉल्यूम कम होनी चाहिए। अब मैंने वॉल्यूम कम कर कांस्टेंट कर दी तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। अगर W 0 हो जाता तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू V। V रिप्रेजेंट करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डन। और अगर इसी प्रोसेस को कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे किया जाए, अगर मैं क्या करूं, एक्सटर्नल प्रेशर कर दूं कांस्टेंट, उस केस में वर्क क्या हो जाएगा, W माइनस P डेल्टा V के बराबर। डन। और अंडर दैट कंडीशन, ये जैसे V कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ये उसका सिंबल है प्लस W। जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा मींस एक्सटर्नल प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर दूंगी, तो ये W भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्टेट फंक्शन एट दैट कंडीशन। अभी तक ये पाथ फंक्शन था, अब ये क्या बन गया, स्टेट फंक्शन। अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कर रही हूँ, कांस्टेंट कर रही हूँ। अब ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक स्टेट फंक्शन। ओनली क्यू P क्या होगा, स्टेट फंक्शन। मीन्स अगर मैं इसे कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करूं तब ये हमारे पास क्या बनेगा, स्टेट फंक्शन। अदरवाइज ये क्या रहेगा, हमारे पास पाथ फंक्शन। डन। तो ये था हमारा इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट कि कौन स्टेट फंक्शन है और कौन सा हमारा पाथ फंक्शन है। डन। थैंक यू।